Hello students, this is your chapter number 10, following the Mahatma part 2. The civil disobedience movement. It was difficult to attain Swaraj without putting up a fight at the Ahmedabad session of the Indian National Congress. The executive committee decided to launch a movement to attain Swaraj by breaking unjust laws in a disciplined way. It authorized गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया था कि हमारे देश की नागरिक जो पीपल है ब्रिटिश की बात नहीं मानेंगे और हम लोग अब बिल्कुल आपका कहना नहीं मानेंगे। स्वराज दैट इज़ खुद का राज। स्वराज मीन्स खुद का राज। देश में ये बात तय हो गई थी कि हमको खुद का राज चाहिए, ब्रिटिशर्स का रूल नहीं चाहिए और वो भी डिसिप्लिन वे में। अंग्रेज़ों ने जो ये गलत लॉ बना रखा है उनको हम नहीं सहेंगे। और अहमदाबाद में जब मीटिंग हो रही थी तब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, जिसकी जिम्मेदारी गांधी जी को दी गई। दांडी मार्च 1930। The civil disobedience movement started with the breaking of the unjust salt law. The British government has monopolized the production and trade of salt for the British government and the English merchants only. Salt was made a taxable commodity which Gandhiji and other nationalists felt was very unjust. Gandhiji announced in the year 1930 that he would carry out a march up to Dandi near Surat to break the salt law. तो डांडी मार्च ये मूवमेंट जो था वो नमक का कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। ये नमक बनाने का पूरा व्यापार और टैक्स सब ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। मोनोपोली यानी अब अंग्रेज़ एक हो गए थे। नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, जो गांधी जी और दूसरे बड़े नेताओं को लगा कि ये गलत बात है। गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि 1930 में वो चल के जाएंगे डांडी जो सूरत के पास है और ये नमक का जो कानून है वो तोड़ देंगे। गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद with his 78 companions on 12th March 1930। और उसके बाद गांधी जी ने डांडी मार्च चालू किया। कहाँ से? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। और 78 लोग उसके साथ ज्वाइन हुए on 12th March 1930। मीटिंग्स वर हेल्ड इन एवरी विलेज दैट वाज ऑन द रूट। रास्ते में जो भी गांव आते थे वहाँ पे वो लोग मीटिंग करते थे और ब्रिटिशर्स क्या गलत कर रहे हमारे साथ वो सबको समझाते थे। गांधी जी एक्सप्लेन टू द पीपल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नीड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सत्याग्रह इन अटेनिंग स्वराज। फिर गांधी जी ने सब मीटिंग करके लोगों को समझाया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है और हमें सॉल्ट लॉ क्यों तोड़ना चाहिए, नमक का कानून क्यों तोड़ना चाहिए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और सत्याग्रह भी क्यों इम्पोर्टेंट है हमको स्वराज के लिए, ब्रिटिशर्स को निकालने के फ्रीडम के लिए। गांधी जी रीच्ड दांडी ऑन 5th April 1930 and on 6th April he broke the salt law। तो गांधी जी निकले थे 12 मार्च को और 5th अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंच गए और दूसरे दिन 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ दिया। और कैसे तोड़ दिया? उन्होंने हाथ में मुट्ठी भर नमक लेके ब्रिटिशर्स को बेइज्जत किया और इसी प्रकार नमक का कानून तोड़ दिया। Gandhiji, while picking up a fistful of salt in his hand, said, "With this, I am shaking the foundation of the British Empire." तो फिस्टफुल यानी एक मुट्ठी भर नमक हाथ में उठाया और कहा कि इसके साथ
ये ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे जमे हुए हैं उसका साम्राज्य को मैं हिलाता हूँ। फार्मर्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। तो सब खेडूत लोग, फार्मर, ट्राइबल जो आदिवासी लोग थे और जो वुमेन्स थी, वे सब लोग ने उसमें भाग लिया। द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया तो उन्होंने दबाना, मारना, पीटना, सप्रेशन चालू कर दिया और जितने भी सत्याग्रही थे वहाँ पे गए थे उनको पकड़ लिया, यानी कि अरेस्ट कर दिया। पेज नंबर 79. Things to know. Dharasana village was a big center for salt production. Hence, Gandhiji announced that he would do satyagraha over there too. तो धरासना विलेज वहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट प्रोडक्शन होता था और गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि वो वहाँ जाएंगे और सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी एंड अब्बास तैयब जी वर अरेस्टेड, सो द लीडरशिप ऑफ धरासना सत्याग्रह वॉज गिवन टू सरोजिनी नायडू। अब अनाउंस करने के बाद अब्बास तैयब जी और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो दोनों लीडर थे और उनके बाद सरोजिनी नायडू को वो सत्याग्रह की लीडरशिप दी गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द सत्याग्रहीज विथ अटर क्रूअल्टी। और ब्रिटिशर्स ने वो सारे सत्याग्रही को मार पीट के दबाने की कोशिश की। 300 सत्याग्रहीज वर wounded and 2 died. Still, the सत्याग्रहीज did not step back. और उस मारपीट में 300 सत्याग्रही जख्मी हो गए और 2 की मौत हो गई। फिर भी ये सत्याग्रही पीछे नहीं हटे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। British government convened round table conferences in order to discuss the constitutional changes required for India. The first conference was unsuccessful as the Indian National Congress decided to boycott it. The second round table conference was held in 1931 in London. Gandhiji attended it as the only representative of the Indian National Congress. तो ब्रिटिश लोग ने कॉन्फ्रेंस करते थे कि इंडिया में कौन से चेंजेस करना है, वो अकेले ही डिसाइड कर लेते थे और कोई भी इंडियंस वहाँ पे हाजिर नहीं रखते थे। पहली कॉन्फ्रेंस थी वो अनसक्सेसफुल रही क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसका बहिष्कार, बॉयकॉट किया था। दूसरी कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी लंदन में और सिर्फ गांधी जी ही थे जिन्होंने ये अटेंड की थी। In this conference, the demand for separate electorate for the Dalits and for different communities was made. Gandhiji was disappointed with this since it would segment India. अभी इसमें गांधी जी ने कहा कि वोट करने का हमें अधिकार दे दो, जो दलित लोग हैं, छोटी जाति के हैं, उनको भी अधिकार दो। और गांधी जी को लगा कि भारत को अंग्रेज लोग कहीं बांट न दे, ऐसा डर गांधी जी में बैठ गया था। अब जो लीडर्स थे, जो अलग अलग कम्युनिटी जाति के थे, उन्होंने ये बात मानी नहीं और इसीलिए द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई। तो जो लीडर्स थे अलग अलग जाति के, कम्युनिटीज़ के, दे डिड नॉट एग्री, उन्होंने बात नहीं मानी और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई, सक्सेस नहीं हुई। नाउ पेज नंबर 8080, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. The Government of India Act was the second phase in the constitutional changes in India, but it turned out to be inadequate and disappointing for the nationalists. अभी गवर्नमेंट एक्ट जो था वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान चेंजेस पे था,
पर वे इनएडिक्वेट यानी बराबर नहीं था। अजीब से चेंजेस गवर्नमेंट ने कर दिए थे जो हमारे देशवासियों के लिए डिसअपॉइंटिंग थे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, the degree of autonomy introduced at the provincial level was quite limited. The provincial governors retained important reserved powers, and the British authorities also retained a right to suspend responsible government. The elected representatives of India were given a very limited authority, and this was against their expectation. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उस समय पे उन्होंने कहा कि जो भी सीट बना रहे हैं, पावर बांट रहे हैं, वो गलत बांट रहे हैं। इसमें इंडिया के पास पावर है ही नहीं, लिमिटेड अथॉरिटी दी गई है। सारा का सारा पावर ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा है और जो हमारे इंडियंस थे वैसा सोचे कि इससे गवर्नमेंट ने अलग किया है। As per the act, elections were held. Gandhiji suggested that the Indian National Congress would form the federal legislature only if it is guaranteed that the governor would not exercise the exclusive powers granted to them and act as per the advice of the elected provincial ministers. So अभी वो कानून बना गया, उससे ही इलेक्शंस भी हुए। तो गांधी जी ने कहा कि जो भी जीतेगा वो ब्रिटिशर्स को प्रॉमिस करे कि वो आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो जीतेगा हमारे देशवासी उसी के पास पावर होंगे, आपके लोगों के पास कोई पावर नहीं होगा। वाइसरॉय एंड नेशनल सेक्रेटरी agreed with certain clarifications, and Congress and Muslim leaders formed the Federal Legislature. उस समय हमारे देश के ब्रिटिश वाइसरॉय थे और नेशनल सेक्रेटरी, तो उन्होंने ठीक ही अपनी कुछ कंडीशन रखी और क्लैरिफिकेशन किया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों उतर गए और इलेक्शन में और उन्हें कंटिन्यू किया। द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोविजनल स्वराज continued for 2 years. When the World War II broke out in the year 1939, the British government declared India a part of it without consulting the federal legislature. As a sign of protest, the committees resigned. तो 2 साल तक ये चला, इलेक्शन हुए, नेता चुने गए, गवर्नमेंट बनाई, ये सब कोशिश की गई, बट 1939 को जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो गया तो वापस इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया और बोला कि इंडिया तो हमारा गुलाम है, और कोई भी नेता से कंसल्ट नहीं किया गया, और इसीलिए जो कमेटी बनी, जो नेता बने थे, उसने रिज़ाइन कर दिया। डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940। मोहम्मद इकबाल and Chaudhry Rahmat Ali were the Muslim leaders who propagated that the Hindus and Muslims should form 2 separate nations as they represented 2 different culture. अभी मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली ये मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े लीडर थे। उन्होंने ये बात फैलाई कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग कल्चर यानी संस्कृति को प्रोपोगेट करते हैं, तो ये दोनों को अलग अलग देश में ही रहना चाहिए। द रिजोल्यूशन ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज पास्ड इन मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड एट लाहौर इन मार्च 1940. It was suggested to form an independent nation having the majority of the Muslim population. After this, the creation of Pakistan became the main objective of the Muslim League. तो रिजोल्यूशन पास किया गया कि लाहौर में 1940 में
जिसमें ये कहा गया कि जहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम लोगों की है वहाँ पे हम पाकिस्तान बना देंगे, वो एक अलग देश हो जाएगा। और यही मुस्लिम लीग का मेन एजेंडा था। Maulana Azad was born in Mecca. He knew many languages and was a scholar of Islam. He advocated the unity of all the religion. He was always very active in Gandhian movements. तो मौलाना आज़ाद जो थे उनका जन्म मक्का में हुआ था, जो मुस्लिम लोगों का धर्म है, होली प्लेस है माना जाता है। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे और बहुत ज्ञानी थे, स्कॉलर, बहुत ज्ञानी थे। वो सभी धर्मों की यूनिटी में मानते थे कि सभी धर्म एक हो, और गांधी जी की सभी मूवमेंट में भी वो एक्टिव थे। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।